जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो जो है एनम कैंडिडेट के लिए है, यूपी ट्रिपल एससी एनम। ठीक है, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 2022 में जो आपके 92-12 की भर्ती आई थी, ठीक है, उसके पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आप सोच सकते हैं ट्रायल वीडियो है। आपको कमेंट करके बताना होगा कि वीडियो की कंटेंट जो है, ठीक है, जो हमारा प्रयास है। देखिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कवर करेंगे, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ट्रायल के बेस पे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि सर इसको कंटिन्यू रखें कि नहीं रखें। जो भी बदलाव होगा उस चीज़ को आपको कमेंट करके बताना है। जो हमारी टीम के द्वारा हमारे द्वारा जो मैटर तैयार किया गया है, ठीक है, उसका डिटेल में सॉल्यूशन से पहले आपको कमेंट करके बताना होगा। ये ट्रायल बेस पे वीडियो है, ठीक है, और बेस्ट कंटेंट तैयार किया गया है आपके यूपी उत्तर प्रदेश जो परमानेंट भर्ती आने वाली है, ठीक है, उसके लिए। जैसा आप सभी से हमने वादा किया है उस वादे को हम पूर्ण करने वाले हैं, ठीक है, और विश्वास दिलाते हैं और ट्रस्टेड है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, ट्रस्ट है तो चीज़ें देखिए आपके मानने से देखिए हम प्रयास कर सकते हैं। बाकी आगे क्या होता है वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। हमारे तरफ से जितना हो सकता है, हमारे एंड से जितना हो सकता है, हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में ट्रायल है, आपको कमेंट करके बताना होगा, वीडियो को वॉच करना होगा अच्छे से, ठीक है। जहाँ पे जो कमी दिखे वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए एनएचएम के नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पे चीज़ें जो कंटेंट तैयार किया गया है एकदम देखिए सिलेबस की वीडियो बता दी गई है, सिलेबस का वीडियो, और वही सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे। उस सिलेबस को एक एक जो लगभग 28 टॉपिक हैं, उन सभी 28 टॉपिक को समावेश हम किए हुए हैं कंटेंट जो हमारा है, ठीक है। और जब रेगुलर रहेगा तो डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगे, सुबह एक शाम मिलेंगे, ठीक है। और पूरा प्रयास रहेगा 1 महीने में पहले कोर्स को ख़त्म करेंगे, फिर दूसरे महीने में टेस्ट प्रैक्टिस चलेगी आपकी, ठीक है। और प्रैक्टिस खुद जो पीपीटी रहेगा, ठीक है, आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आप खुद सॉल्व करेंगे एक पेज में अपना, जैसे पहले का बी सही है, पहले क्वेश्चन का बी सही है, दूसरे का सी सही है, तीसरे का डी है, जो आपको हल करने पे आएगा एक कॉपी में आप लिख के फिर ग्रुप में भेजेंगे। फिर आप का जो रहेगा, ठीक है, हम चेक करके फिर आपको ही बता देंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है इस प्रैक्टिस में, ठीक है। तो सब कुछ बेस्ट तरीके से किया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। बस कंटिन्यू। अब गाइज ऐसा नहीं है कि अन्य यूट्यूबरों की तरह मैं भी केवल आपको पढ़ाएंगे या कोर्स का बेचेंगे या टेस्ट बेचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी भर्ती जब तक आ नहीं जाती और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, कट ऑफ हो, वेटिंग लिस्ट हो, कुछ भी हो, सब के लिए मैं प्रयास करूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा लिए खड़ा रहूंगा, ठीक है। यही मेरा प्रयास हमेशा रहेगा। बाकी आप कितना अपने एंड से एफर्ट लगाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। चीज़ें आप देखिए, आप लोग बहुत से लोगों को यही लगता है कि हर चमकती चीज़ सोना होती है, तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दें। कंटेंट में दम होना चाहिए, क्वालिटी डिपेंड नहीं रखती है, ठीक है। बाकी आपका जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम के ओरिएंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी जो भी चीज़ें हैं आज से पढ़ते जा रहे हैं और उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा हो। तो चीज़ें वही चीज़ होगा। एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम को देखते हुए किस तरीके से पेपर और एनालाइज़ करके चीज़ें बताई जाती है। ऐसा नहीं कि हवाई में बस पढ़ाते जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले एनालाइज़ किया जाता है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 4 सालों से, 5 सालों से लगातार से, और कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं, सब कुछ समावेश किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर का, ताकि आपको भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जो सिलेबस बताया गया है उसी सिलेबस से क्वेश्चंस आया है। ये नहीं है कि सिलेबस कुछ और है, क्वेश्चंस कुछ और है। सिलेबस का आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, सिलेबस एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर आप चीज़ें को आगे शुरू करिएगा, ठीक है। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहने वाले हैं, ठीक है, और टाइम भी बहुत टाइम रहता है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल तो रहते नहीं है कि जो आपका टाइम टेकन वाले क्वेश्चंस हो, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी आते हैं, वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर के आधार पर क्वेश्चंस आते हैं। समय 2 घंटे बहुत पर्याप्त पर्याप्त होता है। अच्छे से क्वेश्चन के 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, ऑप्शंस को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, तब जाके आप टिक करिएगा, ठीक है। तो टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 नंबर का रहता है, ठीक है। लास्ट ईयर की कट ऑफ जो गई थी आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मैक्सिमम, अगर ओबीसी से हैं तो 50-60 लेके चलना है, और यूआर कैटेगरी से हैं तो 70-80 लेके चलना है मैक्सिमम अभी से ही। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है ABCD। क्वेश्चंस क्या है, गलत समायोजन की कौन सी विशेषता है। ऑप्शन ए दे रखा है, वापसी स्कूल अस्वीकृत नशीली दवाओं का दुरुपयोग या नशा करना, ठीक है। बी ऑप्शन में है स्वीकृति दैनिक जीवन कार्य मिजाज बदलना। सी ऑप्शन है हंसना मिजाज बदलना। डी ऑप्शन है उच्च मनोबल मूल्य बालों की देखभाल।
तो इसकी राइट आंसर की बात कर लें। देखिए अभी ये जो ऑप्शन दिए हम इस ऑप्शंस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनका क्या मतलब होता है। क्योंकि गाइस देखिए क्या क्या होता है, कभी कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा के आपके अगले जो एग्जाम्स रहते हैं उसी में दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाता है? क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है जैसे कम टाइम है, उनको जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो वो जल्दबाजी में चीज़ें नहीं देखते, बस प्रीवियस ईयर थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन दे दिया गया, तो इन ऑप्शनों को भी डिस्कशन करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम इसके डिटेल डिस्कस कर लेते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आप लोग एक बार खुद सोच के बताइएगा। राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ए वाला राइट होगा आपका। अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं गाइज। बात कर लेते हैं देखिए डिटेल सॉल्यूशन में। देखिए गाइज जो एग्जामिनर था ये क्वेश्चंस क्या अज्यूम करके बनाया था, उसके मन में क्या अवधारणा थी। ठीक है, तो उस चीज़ को समझिए। अब आपका इसी ये जो दिया है अवधारणा, ठीक है, गलत समायोजन का, ठीक है, इसी में से आपका क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट आपका जो आने वाला है इसी में पूछ लिया जाए। तो उसके एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट किया था उसने क्या सोच के बनाया था, ठीक है, उस चीज़ को देख लीजिए। तो क्या है पहला पॉइंट, यह मनोविज्ञान में इस्तेमाल किया जाने वाला गलत समायोजन। ठीक है, विज्ञान में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है जो किसी पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण की मांग के अनुसार सफलतापूर्वक और संतोषजनक ढंग से प्रतिक्रिया करने में असमर्थता को दर्शाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट क्या है, यह सामाजिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों को एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला क्या है, आंतरिक या अनुभव के माध्यम से जो आपका एक्सपीरियंस रहता है उसके माध्यम से प्राप्त वास्तविक पुरस्कार के साथ किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं, ठीक है, प्रेरणाओं और मूल्यांकन के बीच असमानता है। और दूसरा क्या है, बाहरी। ठीक है, इसका आलेख तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का व्यवहार समाज की संस्कृति या सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। यह विभिन्न प्रकार के कारणों के कारण हो सकता है, जैसा आपका पहला पारिवारिक वातावरण, व्यक्तिगत कारक या स्कूल संबंधी कारक। तो इसी को अज्यूम करके एग्जामिनर ने क्वेश्चन को पुटअप किया था। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख लें। ठीक है, पीडीएफ की बात, पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। जो स्पष्टीकरण है उस चीज़ को देख लेते हैं हम। स्पष्टीकरण में क्या है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही था, वापसी, स्कूल, अस्वीकृति, नशीली औषधियों का दुरुपयोग, उनकी स्थिति के प्रति हताशा की भावना, असुरक्षा और भोजन, वस्त्र और आश्रय जैसे बुनियादी आवश्यकताओं से इनकार करने से उत्पन्न होती है। जो बच्चे स्कूल में अपने साथियों द्वारा पीड़ित होते हैं उनके गलत समायोजित होने का खतरा अधिक होता है। स्कूल में अपने साथियों द्वारा पीड़ित किए जाने वाले बच्चों चिंता और असुरक्षा की भावनाओं से ग्रस्त होते हैं। यह स्कूल के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करता है और उसके कारण बच्चों को स्कूल के प्रति अरुचि दिखाने और स्कूल से बचने के उच्च स्तर को संदर्भित करने की अधिक संभावना होती है। भावनात्मक निष्क्रियता का एक उच्च स्तर गलत समायोजन का संकेत हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश को प्रति भावनाओं की विशिष्ट परिवर्तनशीलता प्रदर्शित नहीं करता है। औषधियों का उपयोग केंद्रीय तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे गलत समायोजन हो सकता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पहले क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। अब बाकी के ऑप्शन जो थे उनके बारे में देख लेते हैं हम, क्योंकि ऑप्शंस को समझना जरूरी है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन सेकंड था, स्वीकृति, दैनिक जीवन का कार्य या मिजाज बदलना, इसमें पहला पॉइंट क्या है, ये गलत समायोजन का विशिष्ट विशेषता नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार के कार्य को स्वीकृति केवल परिस्थितियों पर निर्भर करती है और यह कोई मनोवैज्ञानिक दोष नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन वो गलत था। गाइस देखिए वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं है, ट्रायल बेस पे है तो इसलिए मैं डिटेल में पढ़ के आपको समझा रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट टाइम आप खुद पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके, बस हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप चीज़ें खुद लिखा है खुद पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी हम भेज देंगे, तो आप पीडीएफ भी अपने से खुद पढ़ लेंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस देखिए नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है यहाँ पे देखिए, वापसी, स्कूल, अस्वीकृति का ही देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जो साथी स्कूल में अपने साथियों द्वारा पीड़ित होते हैं उनके गलत समायोजित होने का खतरा अधिक होता है। ठीक है, स्पष्टीकरण हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन की बात करें, एक सेकंड। हाँ देखिए थोड़ा होता है फर्स्ट टाइम, क्या चीज़ें हैं देखिए। ऑप्शंस की बात करता है, ऑप्शन में सेकंड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट सेकंड तक हो गया था। दैनिक जीवन का कार्य तनावपूर्ण हो सकता है लेकिन यह मनोवैज्ञानिक व्यवहार को नहीं बदलेगा। ठीक है, मिजाज परिवर्तन स्थिति पर निर्भर करता है। अब स्थिति पर कैसे, जैसे कि आपकी जॉब लग गई तो भाई या आप किसी से भाव ही नहीं देंगे, जो आपको बुलाएगा, ओए इधर आ, तो बोले ओए तू कौन है, मैं नहीं जानता, उधर चल, तो ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मिजाज परिवर्तन आपका हो सकता है, आपके स्थिति पर निर्भर करता है भैया। कहते हैं ना कि यार ये घमंडी हो गया, इसकी जॉब मिल गया तो घमंडी हो गया, को भाव ही नहीं देता, वही चीज़ है। ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वो ऑप्शन आपका ये गलत कर दिया गया। ऑप्शन नहीं ये होगा, स्वीकृत दैनिक जीवन कार्य का मिजाज बदलना। ठीक है, तो व्यक्ति की स्थिति के अनुसार कार्य
कर सकता है या साबित नहीं करता है कि वह मनोवैज्ञानिक दोष पीड़ित है, ठीक है। तो जैसे अब थर्ड ऑप्शन क्या था आपका, हंसना या मिजाज बदलना। इसमें क्या था कि हंसना किसी विशेष स्थिति के लिए भावनाओं को व्यक्त करने का एक प्रकार है और यह कोई मनोवैज्ञानिक दोष नहीं है। अब जैसे कि आपको कोई जोक सुना दिया, आपके सामने कोई कॉमेडी कर दिया, ठीक है, तो आप मुस्कुरा देंगे, तो आप इसको मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक दोष नहीं बोलेंगे, यार ये तो हंस रहा है, मतलब इसका मेंटली ये डिस्टर्ब है या मेंटली ये पागल है, नहीं, वो इंटरटेनमेंट, वो कॉमेडी देख के हंस रहा है, ठीक है। तो इसको आप मनोवैज्ञानिक दोष नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि बिना किसी कारण के अत्यधिक हंसना एक मानसिक दोष हो सकता है। अब बिना कारण के जब आप हंसेंगे, ठीक है, जैसे कोई रीजन नहीं है, आप दो लोग ऐसे बात कर रहे हैं, सीरियस मैटर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि यार चीज़ें कैसे होगी, तो आप खुल के हंसे जा रहे हैं बिना मतलब का, तो वो मनोवैज्ञानिक दोष माना गया है, ठीक है। देखिए मिजाज परिवर्तन स्थिति पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति स्थिति के अनुसार कार्य कर सकता है, यह साबित नहीं करता कि वो किसी मनोवैज्ञानिक दोष से है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं उच्च, जो आपका थर्ड ऑप्शन था, उच्च नैतिक मूल्य, बालों का देखभाल करना। अब ये देखिए, ये दो विकल्प किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को इंगित करते हैं, ना कि मनोवैज्ञानिक व्यवहार को। अब जैसे कि आप अपना हेयर स्टाइल को कर्ली कर लिए, ठीक है, आप एनम है ना, बहुत लोग क्या बोलते हैं, जो भी अपने बाल को बहुत अच्छा स्टाइलिश में रखते हैं, एनम। कभी बहुत सी लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, क्या करते हैं, छोटे छोटे बाल कर लेते हैं, या बहुत से लोग हैं बाल को अजीब सा स्टाइल से बाल को निकाल देते हैं, तो और बहुत से लोग हैं खुला बाल करते हैं, बहुत से लोग हैं बाल को बांध कर रखते हैं। तो अब जब ये अजीब हरकत है, आप इनको अजीब, जैसे कि अपना स्टाइल बदल रहे हैं, बाल का ये चीज़ कर रहे हैं, तो आप इनको ये नहीं बोल सकते कि ये अजीब हरकत कर रहा है, मतलब ये मेंटली पागल है, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं। उनका देखिए, ये पढ़िए, एक व्यक्ति की स्थिति के अनुसार कार्य कर सकता है, वो उन्होंने अपने शौक के लिए, अपने पैशंस के लिए, कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो इसको मनोवैज्ञानिक दोष नहीं माना जा सकता है, ठीक है। बाल को स्टाइलिश देना वगैरह देना, ठीक है। तो ये भी चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आप पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। देखिए, उच्च मनोबल मूल्य एक व्यक्ति के लिए जैसा उस समाज के लिए भी अच्छा है जिसमें वह रह रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार खुद वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए। तो पहले क्वेश्चंस का हमने इतना मैटर तैयार किया है, देख लीजिए, इतना मैटर आपको पहले क्वेश्चंस में प्रोवाइड किया। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में से एक है। आपको सिलेबस में बताया भी गया था, ठीक है, हेल्थ के बारे में, कि आपका मेंटल हेल्थ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वही देखिए सिलेबस से ही क्वेश्चंस आया है। ऑप्शंस इसके हैं क्या है, अधिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग, लगातार अतीत में रहना, खुद की सीमा की उपेक्षा, अच्छी दोस्ती और रिश्ते। अब इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल में हम देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होने वाला है, और इसके ऑप्शंस को भी देखेंगे, ऑप्शंस और जो ABC करके हैं, इन सभी का डिस्कशन करते हैं। गाइस इसका डिटेल में सॉल्यूशन जो है, ठीक है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को पढ़ लें, ठीक है। देखिए सीरियस होकर पढ़ें, ऐसा नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हैं तब वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं। आप जब को टाइम मिले, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट का, तब आप वीडियो को देखिए, ठीक है। अब देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन है, मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक कामकाज की एक स्थिति और स्तर जो सामाजिक रूप से स्वीकार और व्यक्तिगत रूप से संतोषजनक है। सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य और भलाई अच्छा महसूस करने और अच्छी तरह से काम करने का एक संयोजन है, ठीक है। महत्वपूर्ण अवयव में शामिल है जो आपका सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करना, खुशी, हाँ, गर्व, संतुष्टि और प्यार, सकारात्मक संबंध रखना, वे लोग जिनकी आप परवाह करते हैं और जो आपकी देखभाल करते हैं, जीवन से जुड़ाव महसूस करना। जैसे अब पॉजिटिव रिलेशनशिप, जैसे कि अब जैसे मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपकी परवाह करता हूँ, आपके भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, आप क्या चीज़ें के लिए चलिए प्रयास करते हैं, तो आपकी केयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका और हमारा जो है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना हुआ है, आप हमारे लिए हैं, हम आपके लिए हैं, तो वही चीज़ है, ठीक है। जीवन से जुड़ाव महसूस करना, अर्थ और उद्देश्य, अपने जीवन को महसूस करना मूल्यवान और सार्थक है, ठीक है, वो अपने बारे में। तो आप इस चीज़ को पढ़ लें, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा आपको कि एग्जाम ने क्या सोच के क्वेश्चंस को सेट किया है, एग्जाम ने क्या अवधारणा बना के क्वेश्चंस को पुटअप किया है। तो कैसे हो सकता है कि आप इस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक हमारे बुक में किस जगह पे दिया है, तो आप फिर उस टॉपिक को अपने बुक से भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था, पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा था क्या आपको, एक सहज प्रतिक्रिया जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटाने के लिए उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनती है, क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ऑप्शन देखिए, पहले एक बार आप पढ़ लीजिए, रक्षात्मक प्रतिक्रिया, तनाव प्रबंध, पलायन अनुक्रिया, सुपर ईगो, ठीक है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शंस को पहले आप काटना सीखिए, आपको नहीं आ रहा है तो पहले ऑप्शन को निगलेक्ट करिए। जो डी वाला ऑप्शन है सुपर ईगो, ये तो हो ही नहीं सकता है। प्लान अनुक्रिया क्या होता है, मतलब प्लान कर जाना, ये भी नहीं हो सकता है। अब तनाव प्रबंधन, मतलब आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहेंगे, टेंशन रहेंगे, तब उस टाइम आपको वो चीज़ें रिएक्ट करना है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी कट गया, आप बचा है कि ऑप्शन रक्षात्मक प्रतिक्रिया, तो आपका राइट आंसर रक्षात्मक प्रतिक्रिया हो जाएगा। डिटेल में हम चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं।
डिटेल सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे अवधारणा क्या है, ठीक है? क्या अज़्यूम करके क्वेश्चन सेटअप किया गया है, ठीक है? देखिए आप बेस्ट अप्रोच लगाएँगे। आपको एग्ज़ामिनर के दिमाग को पढ़ना है कि एग्ज़ामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस उसके मन में क्या अजम्पशन्स आए थे, जो ये क्वेश्चंस बना दिया है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसी चीज़ को देखिए, एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा क्वेश्चन को। ये नहीं है कि चलिए ऐसे ही क्वेश्चन बन गया। देखिए सबका अप्रोच, सबका तरीका अलग होता है, पढ़ाने का, पढ़ने का भी। तो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसी को आप फॉलो करिए, अच्छी तैयारी रहेगी, आप रटेंगे नहीं, आप चीज़ों को समझेंगे। और ये जो चीज़ समझ लेते हैं तो जानते हैं ना, लॉन्ग टाइम का रहता है। रटने वाला क्या है, 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन भूल ही जाएँगे। ऐसा नहीं है कि पूरा महीना आप रटते जाएँ, उसके बाद जब एग्ज़ाम आए, पता चले एग्ज़ाम के दिन किसी कारणवश आप 1-2 दिन पढ़ाई नहीं कर पाए, एग्ज़ाम में बैठते ही आपको कुछ याद ही ना रहे। तो चीज़ें आपको समझना है, ठीक है? तो देखिए अवधारणा क्या है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में रक्षा तंत्र एक अचेतन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को आंतरिक संघर्षों और बाहरी तनाव से संबंधित चिंता, उत्पाद, विचारों और भावनाओं को बचाने के लिए कार्य करती है। परिस्थितियों में आवृत्ति के आधार पर रक्षा तंत्र के स्वास्थ्य आवश्यकता परिणाम हो सकते हैं जिसके साथ तंत्र का उपयोग किया जाता है। स्वस्थ लोग आमतौर पर जीवन भर विभिन्न रक्षा तंत्रों का उपयोग करते हैं। अब देखिए स्पष्टीकरण दे देते हैं क्या, एक रक्षा तंत्र तभी रोगात्मक होता है जब इसके लगातार उपयोग से दुर्भावनापूर्ण व्यवहार होता है, जैसे कि व्यक्ति का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। रक्षा तंत्र के अति प्रयोग से व्यक्ति और उसके पर्यावरण को नुकसान होता है, ठीक है? अहंकार रक्षा तंत्र का उद्देश्य चिंता या सामाजिक प्रतिबंधों में से मन स्वयं अहंकार की रक्षा करना या ऐसी स्थिति को बचाना जिसका वह वर्तमान में सामना नहीं कर सकता है, ठीक है? तो बाकी के ऑप्शंस जो हैं उसका भी हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आपका यहाँ पे तनाव तनाव दिया था ना, तनाव प्रबंधन, ठीक है? तो जैसे तनाव प्रबंधन तकनीक और मनोचिकित्सा का एक व्यापक प्रवक्रम है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के तनाव के स्तर को नियंत्रित करना, विशेष रूप से दीर्घकालिक तनाव आमतौर पर रोज़मर्रा के कामकाज में सुधार सुधार का उद्देश्य है, ठीक है? और एक ऑप्शन आपका दिया था पलायन अनुक्रिया। तो पलायन अनुक्रिया क्या होता है? संघर्ष या पलायन अनुक्रिया एक घटना के लिए स्वचालित शारीरिक अनुक्रिया है जिससे तनावपूर्ण या भयानक माना जाता है, ठीक है? और नेक्स्ट आपका क्या था? अधिक अहंकार, ठीक है? अधिक अहंकार में व्यक्ति का नैतिक घटक है और नैतिक मानकों का प्रदान करता है जिससे द्वारा अहंकार संचालित होता है। अब आपके जो भी क्वेश्चंस बदल भी सकता है, इसी क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है लेकिन उसका लैंग्वेज बदल देगा, पूछ लेगा तनाव प्रबंध क्या है, ठीक है? या प्लान अनुक्रिया क्या होता है? तो आप ये पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुकर खांसी क्या होता है, ठीक है? अब ये खाना बनाने वाला कुकर मत समझिएगा, ठीक है? कि भोजन जिसमें पकता है वही कुकर की बात हो रही है, क्या वो अलग है, ये अलग है? कुकर खांसी क्या होता है? या फिर डॉग मत समझ लीजिएगा, कुकर मतलब डॉग। तो कुकर खांसी क्या है, ठीक है? तो ऑप्शंस ये बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। देखिए कुछ ईजी क्वेश्चंस बहुत रहते हैं और जिस पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाता है। तो ऑप्शंस क्या है, संपर्क से, ऑप्शन बी है छुट्टी बूंद या ड्रॉपलेट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो गाइस देखिए आपका इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका ड्रॉपलेट के माध्यम से होता है। क्या होता है, जैसे कि आपके एक पर्सन है, ठीक है? ये पर्सन है और ये एक पर्सन है, ये दोनों जब बात करते हैं, ये देखिए कम्युनिकेशन से भी होता है। तो ये पर्सन जब बोल रहा है या छींक रहा है तो इसका ड्रॉपलेट जो है, ठीक है? इसका ड्रॉपलेट जो होता है इसके संपर्क में आ जाता है तो इसको भी ये चीज़ें फैल जाएँगी, इसको भी हो जाएगा, इसको भी संचरण हो जाएगा, इसमें भी ये चीज़ें हो जाएँगी। डिटेल में सॉल्यूशन की बात करें तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं एक बार हम। गाइस देखिए डिटेल में सॉल्यूशन इसकी बात करें तो काली खांसी, जिसको इसका दूसरा नाम है कुकर खांसी, काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु रोग, अब कभी-कभी ऑप्शन में पूछ लेता है बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना जीवाणु रोग है, ठीक है? अब कभी-कभी इसके कारक पूछ लेते हैं तो ये याद आपको रखना है, ठीक है? बोर्डेटेला पर्टुसिस, ठीक है? अधिकरण का तरीका क्या है? खाँसने या छींकने वाले संक्रमित व्यक्ति के साथ सांस लेने की साझा करना, ठीक है? और कभी प्रभाव की बात करें तो इससे क्या कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है? तो आपका ऊपरी श्वास प्रणाली जो है, ठीक है? और इसका स्टेज की बात करें तो हल्का चरण में हल्की खांसी आती है, ठीक है? छींक आना, नाक बहना, बुखार। और लक्षण की बात करें, ये लक्षण है, ठीक है? और गंभीर अवस्था में तेज खांसी आ जाएगी आपकी, ठीक है? अंत तेज आवाज़ और वाली होप आवाज़ के साथ होता है, उल्टी और कमजोरी भी आ सकता है। तो हमने सब कुछ डिटेल में इसके बारे में देख लिया है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा था, किस स्तर की रोकथाम में बचपन में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है? ऑप्शंस क्या है, तृतीयक रोकथाम, ऑप्शन बी द्वितीयक रोकथाम, ऑप्शन सी प्राथमिक रोकथाम, ऑप्शन डी मूल प्रारंभिक संक्रमण, ठीक है? किस स्तर की रोकथाम में बचपन में, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना है, बचपन में पूछा गया है।
तो स्वस्थ जीवन को शैली को बढ़ावा देना शामिल है। देखिए गाइस, इसकी राइट आंसर की बात कर लें तो राइट आंसर डी है, ठीक है, डी होना ही चाहिए। बट आयोग इस क्वेश्चंस को निगलेक्ट कर दिया था। ये क्वेश्चन जो भी कैंडिडेट किए हों या ना किए हों, सबको नंबर यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, 92-12 भर्ती में। लेकिन राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर मूल प्रारंभिक संक्रमण होना चाहिए। चलिए इस डिटेल में देख लेते हैं सॉल्यूशन। अवधारणा की बात करें, ठीक है, क्या है अवधारणा? देखिए गाइस, इसको पढ़ने में ही समय लग रहा है, बाकी क्वेश्चंस करवाने को तो हम भी करवा सकते थे जल्दबाजी में, लेकिन पढ़ना जरूरी है। रोकथाम जैसी स्वास्थ्य से संबंधित या रोग शुरू होने से पहले उससे बचने के बारे में इसे अवांछनीय स्वास्थ्य घटना की परिघटना से पहले किसी रोग या अन्य स्वास्थ्य समस्या की शुरुआत को रोकने के लिए योजनाओं और किए गए उपायों के रूप में परिभाषित किया गया है। रोकथाम के 4 अलग अलग स्तर हैं। पहला स्तर क्या? प्रारंभिक संक्रमण। दूसरा प्राथमिक रोकथाम। और तीसरा द्वितीयक रोकथाम। तीसरा आपका क्या है? तृतीयक रोकथाम। तो यहाँ पे देखना है क्या है स्पष्टीकरण। प्रारंभिक संक्रमण, जैसा मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर डी, तो ये प्रारंभिक संक्रमण डी है। अब प्रारंभिक संक्रमण में क्या क्या होता है? देखिए, ये पहले जोखिम कारकों के विकास की रोकथाम और इस प्रकार इसमें जोखिम कारकों का उपचार के लिए औषधियों का उपयोग से बच जाता है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट एड होता है उसकी बात किया गया है। प्रारंभिक संक्रमण यह जन्म पूर्व पोषण कार्यक्रम के माध्यम से बचपन में एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। देखिए यहाँ पे बचपन में, तो वहाँ पे आपकी क्वेश्चंस में भी दिया था बचपन में, ठीक है, जीवन शैली को बढ़ावा देता है और बचपन के विकास कार्यक्रमों को समर्थन करता है, ठीक है। इसमें जनसंख्या स्वास्थ्य निर्धारकों को संशोधित करने और भविष्य में रोग बढ़ाने के जोखिम के ज्ञात कारकों को बढ़ने से रोकना शामिल है, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पे तृतीयक रोकथाम क्या होता है, द्वितीयक रोकथाम क्या होता है, इस चीज़ को भी समझना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में यही पूछ ले तृतीयक रोकथाम क्या होता है। तो तृतीयक रोकथाम इसमें से उन लोगों की जटिलताओं की रोकथाम शामिल है जो पहले से ही रोगग्रस्त हैं, ठीक है, और जिनमें रोगों की रोकथाम करने का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, ये आपका तृतीयक हो गया। और द्वितीयक में क्या होगा? द्वितीयक रोकथाम में द्वितीयक रोकथाम का लक्ष्य परिणामों को अधिकतम करना, ठीक है, और रोग प्रक्रिया से आगे रूरता को रोकना, ठीक है, द्वितीयक रोकथाम कहलाता है। इसका उद्देश्य किसी रोग या चोट के प्रभाव को कम करना जो पहले ही हो चुके हैं उसके प्रभाव को कम करता है द्वितीयक रोकथाम, ठीक है। यह रोग या चोट जल्द से जल्द पता लगाने और उसका उपचार करने का उसकी प्रगति को रोकने या धीमा करने में किया जाता है, ठीक है। या पुनः चोट या पुनरावृत्ति को रोकने के लिए व्यक्तिगत रणनीतियों को प्रोत्साहित करता है और दीर्घकालिक समस्याओं को रोकने के लिए लोगों को उनके मूल स्वास्थ्य और वापस लाने के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है। अब देखिए प्राथमिक रोकथाम आप लोग जानते हैं, इसका उद्देश्य रोग या चोट को कभी होने से पहले रोकना है। उन खतरों जोखिम को रोकने के लिए किया जाता है जो रोग या चोटों को उत्पन्न कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं अब आपके एग्जाम में ये इस पे आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तृतीयक रोकथाम क्या होता है देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। द्वितीयक रोकथाम क्या होता है पढ़ लीजिए इसको, ठीक है, और प्राथमिक रोकथाम क्या होता है पढ़ लीजिए इसको। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो हो गई है 20-25 मिनट, तो आप कमेंट करके बताइए। ट्रायल बेस पे था ये वीडियो, इसलिए वो लंबी हुई है। आगे जब रेगुलर रहेगा तो जल्दी करवाएंगे हम। तो आप बताइएगा वीडियो का कंटेंट कैसा लगा आपको, ठीक है, और ऐसा ही कंटेंट आपको मिलेगा। हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों पढ़ेंगे और एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं। जो सिलेबस में दिया है उसका निचोड़ सब कुछ निकाल लेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू टेस्ट भी प्रोवाइड होगा आपको, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर बताइएगा गाइस, कमेंट करके जरूर बताइएगा।